Hello students and learners, welcome to Brainbox Tutorials 11 and 12. Today we will do Sonnet 116 written by William Shakespeare. This sonnet is also famous by the first line of this poetry, that is, let me not to the marriage of true minds. As we all know, William Shakespeare is one of the greatest poets and writers in English literature. He has written in total of 154 sonnets और इन सॉनेट्स में से 1 से लेकर के 126 नंबर सोनेट तक के जो भी सोनेट्स हैं, जो भी पोइट्रीज हैं, उनको बोला जाता है फेयर यूथ सोनेट्स। सो 116 जो सोनेट है ये ऑब्वियसली इसी कैटेगरी में आता है, फेयर यूथ सोनेट्स में। उसके बाद जो 127 से बाकी के 154 थे, दैट वाज डार्क लेडी सोनेट्स। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों की जो थीम्स है वो भी अलग होगी। तो द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर सोनेट 116 इज लव, एंड दैट इज व्हाट द थीम ऑफ ऑल द 126 सोनेट्स आर, दैट इज लव। और जो बाकी के हैं दैट इज डार्क लेडी सोनेट्स, उसमें हम थीम लव देखेंगे, बट लव, लस्ट, बिट्रेयल ये सब भी आ जाता है। एनी हाउ, हमको करना है सोनेट 116 दैट इज अबाउट लव। सो वी कैन से दैट द मेन थीम ऑफ द पोइट्री और द सोनेट इज लव, दैट व्हाट लव इज। लव को कैसे डिफाइन किया है विलियम शेक्सपियर ने, वो इस सोनेट में देखने लायक है कि लव, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि लव क्या नहीं है, और फिर उन्होंने समझाया कि अगर लव ऐसा नहीं है तो लव कैसा होना चाहिए, तो लव कैसा है। बट पहले समझते हैं ये सोनेट जो है ये स्पेशल क्यों है। तो ये सोनेट जो है, दिस इज इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, यानी कि जितने भी इंग्लिश सोनेट्स हुए हैं या इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी सोनेट्स हुए हैं वो शेक्सपियरियन सोनेट से इंस्पायर्ड है, बिकॉज शेक्सपियर वॉज द वन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस काइंड ऑफ अ सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर। इनकी क्या खासियत थी इनके सोनेट की? जो पहले जो सोनेट्स थे, जो बाकी जर्मन राइटर्स पोएट्स लिखते थे, उनके सोनेट से इनके सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, डिफरेंट है। सोनेट तो देखो 14 लाइंस के ही होते हैं, तो शेक्सपियरियन सोनेट या फिर कोई पहले के पुराने जो भी सोनेट्स हैं सारे ही 14 लाइंस के हैं। बट डिफरेंस क्या है, शेक्सपियर ने सोनेट्स को इस तरीके से लिखना चालू किया कि उन्होंने अपने 14 लाइंस की इस पोइट्री को 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट में डिवाइड किया। क्वार्टर मतलब 4, तो 1 क्वार्टरन हो गया 4 लाइंस का एक स्टैंजा, ऐसे 3 क्वार्टरेंस होंगे यानी कि 3 होंगे 4 लाइन के स्टैंजा, तो टोटल में हो गए 12 लाइंस। और उसके बाद में आता है 1 कपलेट, यानी कि 2 लाइन और आती है, तो 12 + 2 हो गया 14 लाइंस। ये जो पर्टिकुलर स्टाइल था शेक्सपियर का, ये बाकी के इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्स ने कॉपी करके इसी तरीके की पोइट्रीज बनानी चालू की, इसी तरीके के सोनेट्स, और उन सारे सोनेट्स को हम इसीलिए शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। तो ये तो हो गया सोनेट के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्टाइल यू विल सी इन द सोनेट। अब हम पढ़ते हैं इस सोनेट को। और जैसे कि मैंने बताया है कि सोनेट 116 इज ऑल्सो फेमस बाय इट्स फर्स्ट लाइन, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और ये ही बहुत से जगह पे टाइटल रहता है इस पर्टिकुलर पोइट्री का। सो यहाँ पोइट कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और यहाँ मैरिज का मतलब वेडिंग नहीं है, मैरिज का यहाँ मतलब है यूनियन। एंड ट्रू माइंड्स मीन्स टू पीपल ट्रूली इन लव। So union of two people truly in love. The poet says here, let me not to the marriage of true minds amid impediments. Impediments means obstacles or hindrances. यानी अगर सच्चा प्यार है तो किसी भी तरीके की बाधा, रुकावट कभी सामने नहीं आएगी, यानी हर बाधा रुकावट को पार कर जाएंगे। हम कभी एडमिट कर ही नहीं सकते कि कोई तरीके की ऑब्स्टेकल्स किसी दो प्यार करने वालों के बीच में हो सकती है या उनके प्यार को कम कर सकती है। अगर ऐसा हो रहा है यानी वो प्यार ही नहीं है। लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स। वो प्यार प्यार ही नहीं है जो चेंज हो जाए, कब? when it alteration finds, यानी अपने प्यार करने वाले या अपने बिलवर्ड में अगर कोई तरीके का ऑल्टरेशन, कोई तरीके के चेंजेस देख ले और उनको देख करके आपका प्यार चेंज हो जाए, इसका मतलब आप उनसे प्यार ही नहीं करते, बिकॉज प्यार कभी चेंज नहीं होता। किसी के मन की फीलिंग्स
अगर किसी के लिए है तो वो कभी चेंज नहीं हो सकती, इवन दो सामने वाले में कोई चेंजेस आ जाए. और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव. बेंड्स मीन्स डेविएट होना. सो अगर किसी का लव डेविएट हो जाए जस्ट बिकॉज उसको प्यार करने वाला वहां से हट गया या चला गया किसी भी कारण से, तो वो भी सच्चा प्यार नहीं है. तो ओवरऑल द स्टैंजा means, or the poet wants to say here, that I do not feel that two people could be said truly in love if they do not overcome any kind of an obstacle or hindrance coming in their way of love. And then he says, what love is not. According to him, love should not be considered as love if it changes with anything, that is with time or with power or with money. If the love changes for somebody, that means it was not true love, it is not true love. And similarly, if it deviates just because the other person is no longer loving you or has removed himself or herself from your life, that doesn't mean you are not going to love him or her. If you are in true love with that person, you will be in love forever with that person. Now let us see कितने सारे literary devices use हुए हैं. So first of all हम देखते हैं the first line, let me not to the marriage of true minds admit impediments and then semicolon has been used. तो जब first line continue होकर के second line में punctuation आता है, that particular literary device is called enjambment. Then we will also see the first line, that is marriage of true minds. Here metaphor has been used. यानी कि जो true minds हैं वो actually true minds नहीं है बल्कि two people हैं who are truly in love. So marriage of true minds is a metaphorical statement to say union of two people truly in love. उसके बाद हम थर्ड लाइन में देखते हैं alter और alteration, और similarly last line of the stanza remover and remove. So यहाँ पे हम alter alteration, remove remover, ये हम देख रहे हैं repetition. So देखो 4 लाइन्स खत्म हुई और हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हुआ शेक्सपियरियन सोनेट का. नाउ सेकंड में आते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट्स विथ द वर्ड्स ओ नो. दैट मीन्स जो पहले शेक्सपियर ने बताया लव के बारे में, अभी कुछ और बताने वाला है. देखो सेकंड क्वाड्रेंट भी स्टार्ट हुआ है, यानी कि उनकी थिंकिंग में कुछ ट्विस्ट भी आएगा. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेनली टेल्स अस अबाउट व्हाट लव इज नॉट, और अभी सेकंड क्वाड्रेंट जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होगा थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, वो बताएगा कि तो फिर लव एक्चुअली है क्या. सो द पोएट सेज, oh no, it is an ever fixed mark. Ever fixed mark here is like a lighthouse. लाइटहाउस होता है ना जो सी शोर में रहता है, जो सेलर्स को रास्ता दिखाता है, बिकॉज कहीं पे भी कुछ भी ना दिख रहा हो, जब अंधेरा हो, टेम्पेस्ट हो, तूफान आ रहा हो, उस टाइम में भी लाइट हाउस की उस लाइट से आइडिया लग जाता है कि इस जगह पे किनारा है. तो दैट लाइट हाउस इज एवर फिक्स्ड मार्क. सो लव, व्हाट इज लव? लव एक लाइट हाउस की जैसे है, यानी कि लव हमेशा रहता है. सो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में आप देखेंगे नॉटिकल इमेजरी, एनी काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन और वर्ड्स यूज जो आपको ओशियन, मरीन, कुछ समुद्री चीजों के बारे में बताए, दैट इज नॉटिकल इमेजरी. तो यहाँ पे पहला यूज किया लव के लिए लाइट हाउस वर्ड. लाइट हाउस ऑब्वियसली सी से रिलेटेड है, सेलर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्क होता है. ओके, नाउ सेकेंड लाइन है, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन. टेम्पेस्ट मीन्स स्टॉर्म्स. तो जब यहाँ स्टॉर्म कौन से हैं? यहाँ पे सी के स्टॉर्म्स हैं, जो समुद्री तूफान होते हैं. तो दैट हियर इज द लाइट हाउस, और हियर इट मीन्स लव. सो द पोएट सेज कि लव एक लाइट हाउस के जैसे है, जो स्टॉर्म में भी, टेम्पेस्ट में भी शेक नहीं होता, वहीं का वहीं रहता है, वैसा ही दिखता है. सो लव ऐसा है जो किसी भी एडवर्स सिचुएशन में, डिफिकल्टीज में, हिंड्रेंसेस में, लाइफ के किसी भी तूफान में लव कभी हिलता नहीं, चेंज नहीं होता. इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. बार्क इज अ स्मॉल सेलिंग शिप, या आप उसको बोट भी बोल सकते हो.
ठीक है, एक छोटी सी नाव, वॉन्डरिंग मतलब जो इधर उधर घूम रही है, भटक गई है। इट इज द स्टार, एक ऐसा स्टार है लव जो किसी भी भटकी हुई नाव को एक दिशा, एक डायरेक्शन देता है। एक स्टार है, देखो, दैट इज कॉल्ड पोल स्टार, और वी कॉल इट एज नॉर्थ स्टार ऑल्सो। तो नॉर्थ स्टार या पोल स्टार जो होता है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है और बहुत शाइन करता है। एंड दैट पर्टिकुलर स्टार वाज अ की फॉर नेविगेशन अमंग सेलर्स इन ओल्डन टाइम्स। जब जब सब चीजें नेविगेशन और के लिए स्टार्स को ही देखा करते थे सेलर्स, तो उस टाइम में ये स्टार, पोल स्टार, उनकी बहुत मदद करता था, बिकॉज एवरीबडी न्यू कि पोल स्टार हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी नॉर्थ डायरेक्शन में ही चमकता रहता है। तो ये लव भी वैसा ही है। लव इज ऑल्सो लाइक नॉर्थ स्टार, लव इज ऑल्सो लाइक पोल स्टार, जो हमेशा भटके हुए लोगों को राह दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। Whose worth is unknown although his height be taken, जिसकी वर्थ, हमारे वैल्यू हमारे पास शायद नहीं है, बट हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लव भी वैसा ही है, लाइक आवर ब्रीथ, वी ब्रीथ एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बट मे बी वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ इट, बिकॉज हम हर टाइम, हर मोमेंट अपनी सांस को महसूस नहीं कर रहे होते, बट वी ऑल नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सांस कुछ सेकंड्स भी नहीं आएगी तो हमारी क्या हालत हो जाएगी। सिमिलरली लव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, ऑल्दो जब वो रहे तो शायद उसकी अहमियत हमको पता नहीं रहती कि वो क्या हाइट पे है हमारे लाइफ में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पोएट ने समझाया कि लव एक्चुअली क्या है, एंड whatever he has explained about love, what love is, it is through nautical imagery, that it is like a lighthouse, it is like a pole star which plays a very important role in our lives, similar to all the sailors who know the importance of a lighthouse or a pole star while navigating. Okay, now आते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पोएट कहते हैं, लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। सो थर्ड क्वाड्रेंट की शुरुआत में ही पोएट ने बता दिया कि लव जो है वो टाइम के कंट्रोल में नहीं है। किसी की ब्यूटी, किसी का फिजिकल अपीयरेंस टाइम के कंट्रोल में हो सकते हैं। लाइक ही सेज, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, रोजी लिप्स एंड चीक्स कोई ब्यूटीफुल लेडी को सोच करके बोला गया है कि जैसे एक ब्यूटीफुल यंग लेडी जिसके लिप्स रोजी होंगे, चीक्स रोजी होंगे, दैट मीन्स शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट वो भी टाइम के कंट्रोल में आ जाता है। यानी एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसकी भी एज हो जाएगी और उसके भी लिप्स एंड चीक्स वैसे रोजी नहीं रहेंगे, इनफैक्ट उसके चेहरे पे, उसके ब्यूटीफुल फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे। दैट ब्यूटी ऑल्सो कम्स अंडर द बेंडिंग सिकल्स कंपास। सिकल क्या होता है? सिकल इज एन एग्रीकल्चरल टूल फॉर कटिंग ग्रास, कुछ ऐसा होता है, राइट? और हम इसको ग्रिम रीपर के सिकल से भी कंपेयर कर सकते हैं कि ग्रिम रीपर सिकल मतलब कि कोई डेथ का सिकल, यानी जैसे सिकल किसी घास को काटती है, वैसे ही जो ग्रिम रीपर होता है वो किसी को मौत के घाट उतार सकता है। सो टाइम जो है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, उसके पास भी एक सिकल है जो किसी की ब्यूटी को भी ले सकता है, यानी कि फिजिकल ब्यूटी को टाइम भी हमेशा ले लेता है। बट लव इसके इस सिकल में नहीं आता, यानी इसके कंट्रोल में नहीं आता। लव टाइम से भी ऊपर है, दैट इज वाई वी से लव इज इटर्नल। देन द पोएट सेज, लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, यानी कुछ घंटों और कुछ वीक्स में, कुछ सप्ताह में, यानी कुछ महीनों सालों में भी लव बदलता नहीं है, बट बेयर्स इट आउट even to the edge of doom. Doom is the day of judgment, the end of the world, when every soul will be given the judgment by the supreme power. तो तब तक, यानी कि जीवन के अंत तक या पूरे दुनिया के अंत तक लव वैसा का वैसा रहता है। सो ओवरऑल मीनिंग ऑफ द स्टैंजा इज कि लव इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ टाइम, even though physical beauty is. Physical beauty may fade with time,
Because time does not spare anyone. A very beautiful young lady can change into a wrinkled face old lady. But love is not under the control of time. Time may change, hours, weeks, or months may go, but love will never change. It will remain so till the end of the world. Now, coming to the last two lines of the sonnet, that is the couplet. If this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. So what does he say in the last two lines of the poetry? कि अभी तक मैंने जो भी कहा, whatever I have said about love in the above lines, if anyone proves it to be incorrect, if this be error, मतलब if it is incorrect, तो ये मान लेना I have never written anything. Writ means written or write. So I have never written anything or no man has ever loved anyone in this world. जो obviously गलत है, जो obviously true नहीं है, इसका मतलब he is so sure that love is only this what he has written. यानी love क्या है और love क्या नहीं है, उन्होंने जैसे समझाया है वो 100% correct है, and he is so sure that he is declaring this in his sonnet कि अगर कोई प्रूफ कर दे कि ऐसा नहीं होता लव, तो मान लो कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं लिखा और दुनिया में आज तक किसी ने कभी भी किसी से भी प्यार नहीं किया. दैट मीन्स समथिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने कितना कुछ लिखा है. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स एंड ड्रामेटिस्ट, वो हमको पता है. एंड नो मैन एवर लव्ड, ये भी ट्रू नहीं है, बिकॉज वी नो देर आर सो मेनी ग्रेट लव स्टोरीज इन दिस वर्ल्ड. तो जैसे ये कभी गलत नहीं हो सकता, सो सिमिलरली उन्होंने अभी जो लव के बारे में कहा है वो भी कभी गलत नहीं हो सकता. ही इज सो श्योर अबाउट इट. ओके, नाउ दिस वॉज द थीम ऑफ द पोइट्री. वी कैन से कि ये पूरी पोइट्री, ये पूरा सोनेट कैसा था? अपॉन द थीम ऑफ लव. और अब हम चलते हैं इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा का तो मैंने लिटरेरी डिवाइस ऑलरेडी करवा दिया, फिर भी चलो देख लेते हैं फिर से. पहली लाइन में मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज अ मेटाफॉर यूज्ड व्हिच एक्चुअली गिव्स द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ टू पीपल ट्रूली इन लव. देन फर्स्ट लाइन एंड होता है सेकंड वाली लाइन में पंक्चुएशन के साथ, दैट इज कॉल्ड इंजैम्पमेंट. फिर आती है थर्ड, इनफैक्ट सेकंड में भी सी लव लव दो बार रिपीट हुआ है. थर्ड लाइन में ऑल्टर्स ऑल्टरेशन, ये दो बार रिपीट हो गया. फिर लास्ट लाइन में रिमूवर रिमूव, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रेपिटेशन के. ओके, नाउ आते हैं सेकंड स्टैंजा में. सेकंड स्टैंजा में वी सी द नॉटिकल इमेजरी. नॉटिकल इमेजरी मीन्स सम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन विच टेक्स द सिंबल ऑफ सी और समथिंग रिलेटेड टू सी. जैसे कि लाइट हाउस की जैसे लव को समझाया गया है. देन लव इज ऑल्सो लाइक पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, जो भटके हुए सेलर्स को रास्ता दिखाता है, वैसे ही भटके हुए लोगों को राह दिखाता है लव. सो यहाँ नॉटिकल इमेजरी यूज हुई है. Then coming to the third stanza. Third stanza में we can say that here personification has been used for time, because यहाँ पे his लिखा गया है. His is used obviously for a man, but यहाँ पे वो time के लिए लिखा गया है. तो यहाँ पे his से हम clearly समझ सकते हैं क्या, कि time को personify किया गया है. तो time has been personified. So personification has been used. इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास. तो यहाँ पे टाइम को ग्रिम रीपर से भी कंपेयर किया गया है. ग्रिम रीपर विच इज एन एंजल ऑफ डेथ, सो उससे कंपेयर किया गया है, जैसे उसके हाथ में एक सिकल होता है विच इज अ सिंबल ऑफ डेथ. सिमिलरली टाइम के ही हाथ में है कि वो कैसे और कब किसी के यूथ को, किसी की लाइफ को कट कर सकता है, डेथ दे सकता है. सो यहाँ मेनली वी विल सी द पर्सोनिफिकेशन. और फिर आती है लास्ट टू लाइन्स जो उनकी डिक्लेरेशन है. नाउ ऑल्सो लुकिंग एट द राइम स्कीम ऑफ द पोइट्री. देखो फर्स्ट में माइंड्स एंड फाइंड्स मैच हो रहा है, राइम कर रहा है, यानी कि इनको ए दे सकते हैं. फिर लव एंड रिमूव ओवी ये मैच हो रहा है, तो इनको राइम करते हुए हम बी भी दे सकते हैं. सेकेंड में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट एंड थर्ड मार्क एंड बार्क ये राइम कर रहा है, तो इनको हम सी एंड सी दे सकते हैं. और सेकेंड एंड फोर्थ शेकन एंड टेकन, इनको हम डी और डी दे सकते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में चीक्स एंड वीक्स ये मैच हो रहे हैं, राइम कर रहे हैं, यानी इनके लिए हम सेम राइम स्कीम दे सकते हैं.
तो ई एंड ई दे सकते हैं. एंड कम एंड डूम, दैट इज सो दैट इज एफ एंड एफ. ये तीनों क्वाड्रेंट खत्म हो गए. और अब आता है कपलेट. तो देखो दोनों ही सेम है, प्रूव्ड एंड लव, यानी कि जी एंड जी. सो ये हमारे राइम स्कीम हो गए. So I hope you have understood the poetry very well. Sonnet 116, it's a beautiful sonnet and also very easy to understand, but obviously has a profound meaning and needs a lot of understanding of love. So if you have liked the explanation of this poetry, hit the like button, subscribe my channel and share it with your friends because sharing is caring. We will meet soon with another explanation, another poetry or prose. Till then, bye bye, Jai Hind.